Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter that is agriculture. अब ये एग्रीकल्चर चैप्टर में हम पढ़ने वाले इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है। इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कौन से सीजन से इंडिया में, ये सब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर में पढ़ने वाले। और इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी क्या फेस कर रहा है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है या इंडिया के जो फार्मर्स है ये क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये सब हम क्या करने वाले ये चैप्टर में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एग्रीकल्चर। अभी ये जो एग्रीकल्चर है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा था। जो कोई भी एक्टिविटी होती है कंट्री में, ठीक है, वो तीन हिस्से में बटी होती है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी। और एग्रीकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अभी एग्रीकल्चर में क्या प्रोड्यूस होता है, क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉड टर्म फॉर एवरीथिंग दैट गोज इनटू ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड मटेरियल दैट पीपल कैन यूज एंड एंजॉय। फार्मिंग विच इन्वॉल्व cultivating the land and raising the livestock is one of the part of the agriculture। अभी ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म, इसमें एग्रीकल्चर में फार्मिंग आ जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में सेरिकल्चर आ जाता है। सेरिकल्चर के बाद इसमें एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर में फिशिंग भी आ जाता है। ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, कौन से अम्ब्रेला टर्म में आ जाती है, एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम ये सब एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है ये अभी एग्रीकल्चरली सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पहले होता था, जो सबसे ज़्यादा लोग जो सेक्टर में काम करते हैं वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो क्या करती है, काम करती है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन इट। मतलब 2/3 मतलब 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कौन सा काम कर रही है, एग्रीकल्चर काम कर रही है। और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में क्या है, इंडिया में टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी या जो फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यू रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। अभी ये जो एग्रीकल्चर होता है ये फूड ग्रेन्स तो प्रोड्यूस करते ही है। फूड ग्रेन्स मतलब जो ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स तो प्रोड्यूस यूज करते हैं, पर उसके बाद वो रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब इसमें क्या हो सकता है, शुगर केन होता है जिससे शुगर बनती है, ठीक है। रबर हो सकता है जिससे टायर्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल क्लॉथ, जो कॉटन होता है वो भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो ये जो एग्रीकल्चर होता है ये आगे के दूसरे जो सेक्टर्स है, दूसरे सेक्टर्स को भी क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन मेथड्स हैज चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रोसेस। अभी जो फार्मिंग होता है ये दो टाइप के फार्मिंग होते हैं। एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग है। अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी दो टाइप्स है, ठीक है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है। पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पहला प्रिमिटिव है, ठीक है। दो टाइप्स देखे थे, ये प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं सबसे पहले। अभी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जो छोटे पैच ऑफ लैंड पे काम किया जाता है और उसमें जो टूल्स होते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, वो भी पुराने वाले यूज किए जाते हैं, जैसे कि हो डो डिगिंग स्टिक्स होते हैं। और इसमें जो काम करते हैं फैमिली, जो लेबर होता है, इसमें कौन काम करता है, फैमिली के मेंबर्स ही काम करते हैं। अभी ये फार्मिंग जो होती है किसके लिए की जा रही है, बस फैमिली के नीड को सफाइज करने के लिए ही ये एक्टिविटी की जाती है। फॉर एग्जांपल स्लैश एंड बर्न। अभी ये स्लैश एंड बर्न है, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अभी ये स्लैश एंड बर्न है, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का एग्जांपल है। इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन द मॉनसून, natural fertility of the soil and suitability of the environment condition to grow crops, ठीक है। अब ये स्लैश एंड बर्न है, ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है। इंडिया में जो बारिश आती है ये मॉनसून की वजह से आती है। तो ये जो मॉनसून मतलब जो नेचुरल बारिश है उसके ऊपर ये एग्रीकल्चर टिका हुआ है। जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, मतलब उसके ऊपर से कोई फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं होते, कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स ऐड नहीं होते, ये सॉइल के फर्टिलिटी पे डिपेंड होता है ये एग्रीकल्चर। सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंट कंडीशन,
अदर एनवायरमेंट कंडीशन मतलब ऐसे कुछ जगहों पे कुछ क्रॉप्स इजीली ग्रो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स ग्रो होते हैं क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट कंडीशन वैसा है। तो ये भी स्लैश एंड बर्न मेथड में जो भी एनवायरमेंट कंडीशन में जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं वही क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड देन शिफ्ट टू द न्यू पैच व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। अभी ये जो स्लैश एंड बर्न है ये मेथड कैसा होता है, यहाँ पे जो ट्राइबल लोग होते हैं ये स्लैश एंड बर्न मेथड मेजरली यूज करते हैं। अब ये स्लैश एंड बर्न मेथड में क्या होता है, एक जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें एक पैच ऑफ लैंड को काट दिया जाता है, वो काटने के बाद वहां पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स ग्रो होने के बाद उसका सीजन खत्म होने के बाद ये जो पूरा जो पैच ऑफ लैंड है उसको जलाया जाता है। ठीक है, और जलाने के बाद ये जो पैच ऑफ लैंड में जो भी एशेस होते हैं ये एशेस को ये पूरे सॉइल में मिक्स किया जाता है और ये मिक्स करने के बाद ये लैंड छोड़ दिया जाता है और दूसरे लैंड पे ये लोग क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अभी ये जो पैच ऑफ लैंड उन्होंने पहले छोड़ा है इसको अभी क्या हो रहा है, एशेस मिक्स होने के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और ये दूसरे पैच से और तीसरे पैच पे चले जाएंगे, तीसरे से चौथे पैच पे चले जाएंगे और चौथे के बाद फिर वापस पहले पैच पे आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। When soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. Shifting allows nature to replenish the fertility. अभी शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल को या एक स्पेसिफिक लैंड को टाइम मिल जाता है उसकी जो फर्टिलिटी है वापस रीगेन करने के लिए, इसलिए क्या बोल रहे हैं, रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इट इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। लो लैंड प्रोडक्टिविटी इज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स। अब ये जो मेथड है फार्मिंग का, इसमें जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे और वैसे भी पैच ऑफ लैंड बहुत छोटा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स भी यूज नहीं होते, मतलब ये मशीन्स नहीं यूज करते, ट्रैक्टर्स नहीं यूज करते, इसको बोला जाता है झूमिंग कल्टीवेशन। अब ये जो झूम कल्टीवेशन है स्लैश एंड बर्न मेथड है, उसका इंडिया में अलग नाम, इंडिया में कुछ अलग नामों से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ अलग नामों से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उसको बोला जाता है बेवार और दहिया, आंध्र प्रदेश में उसको बोला जाता है पोडू और पेंडा, और ओडिशा में बोला जाता है उसको पेमादाबी और कोमान और ब्रिंगा, और वेस्टर्न घाट्स में मतलब जो इंडिया का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे उसको बोला जाता है कुमारी। ठीक है, और राजस्थान के कुछ पार्ट साउथ ईस्ट वाले जो पार्ट में उसको वल्ड्रे बोला जाता है या वॉल्टर बोला जाता है। हिमालयन बेल्ट पे, हिमालयन बेल्ट मतलब इंडिया है तो हिमालयन बेल्ट ये ऊपर का जो बेल्ट है हिमालयन बेल्ट, वहां पे उसको खील बोला जाता है। ठीक है, और झारखंड जैसी जगह पे उसको कुआरा बोला जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में उसको मिल्पा बोला जाता है, वेनेजुएला में उसको कॉन्क्यू बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल बोला जाता है, इंडोनेशिया में लडांग बोला जाता है और वियतनाम में उसको बोला जाता है रे। तो ये अलग अलग नाम है, आपको एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, तो सब आपको बाय हार्ट लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी पहला देख लिया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अभी ये दूसरा मेथड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पे किया जाता है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर मतलब एक ऐसा लैंड है जहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को उनको खाना खिलाना पड़ता है। इट इज अ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। अब ये एग्रीकल्चर सिस्टम में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, अच्छी इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है वो हायर हो जाएगा, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इश्यू विद दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अभी राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसकी वजह से क्या होना है, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए आदमी है जिसके पास 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, 5 एकड़ जमीन जो है उसके अभी 5 बच्चे होंगे। ठीक है, उसके अभी 5 बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे बी सी डी ई और एफ है। अभी ये आदमी, ये ए जो फादर है ये सब लोगों का, ये मरने के बाद अभी 1-1 एकड़ जमीन ये लोगों के हिस्से में जाएगी। ठीक है, एज अ उनका जो राइट होता है, उनके फादर से उनका राइट होता है। अभी 1-1 एकड़ जमीन हो गई, तो अभी जो 5 एकड़ जमीन थी वो कितनी हो गई, 1 एकड़ की हो गई। अभी 1 एकड़ के बाद ये लोगों को भी 2-2 बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 5 एकड़ जमीन है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 से 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 से 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब एक बड़ा पैच ऑफ लैंड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Thus there is a intensive pressure on the land for the maximum output। अभी ये पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक लैंड है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन का। अब ये प्रिमिटिव और इंटेंसिव में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं।
प्रिमिटिव ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे किया जाता है, ये जो है लार्जर पैच ऑफ लैंड पे किया जाता है। इसमें पुराने टूल्स यूज किए जाते हैं, ओल्ड टूल्स, इसमें सब मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, मॉडर्न टूल्स, मशीन, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सब यूज किए जाते हैं। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है ये बारिश पे डिपेंडेंट है, जो नेचुरल होता है, जो अनसर्टन है, और ये जो है इरिगेशन फैसिलिटीज पे डिपेंडेंट होता है, मतलब ये कुछ अनसर्टन नहीं है। इसमें मैन्योर यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, काउडंग वगैरह यूज होता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, और यहाँ पे मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो लेबर का काम है वो कौन कर रहा है, फैमिली मेंबर्स ही लेबर का काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे लेबर बाहर से हायर किया जा रहा है, बाहर के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है और लेबर के फॉर्म में उनको पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी लो प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है हाई प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, ओनली सीरियल्स एंड कुछ जो फूड क्रॉप्स होते हैं वही ग्रो होते हैं, और यहाँ पे ऑल ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन, मतलब सारे जो क्रॉप्स होंगे इसमें ग्रो हो जाएंगे। ये डिफरेंस है प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में। अभी नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल के नाम में ही है, कमर्शियल मतलब फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। अब ये कमर्शियल फार्मिंग है, फार्मिंग डन यूजिंग द हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अभी जो भी चीज प्रॉफिट के लिए तुम कर रहे हो तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्शन है वो हाई क्वालिटी का होने के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे हैं, अच्छे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाए, क्रॉप जो है वो अच्छे क्वालिटी का ग्रो हो। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अभी जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो स्टेट टू स्टेट बाइफरकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो राइस है ये पंजाब और हरियाणा में क्या होगा, पंजाब और हरियाणा में ये एक कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप मतलब जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे जनरेट होता है, मनी जनरेट होता है। पर यही अगर राइस अगर झारखंड में ग्रो हो रहा है तो ये यहाँ पे झारखंड में कमर्शियल क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि झारखंड जो है ये क्या है, ये एक बैकवर्ड स्टेट है, और ये बैकवर्ड स्टेट में ये बाहर के लोगों को सेल भी नहीं कर रहे, तो बस खुद की प्रोडक्शन को सफाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कमर्शियलाइजेशन उसका नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस क्रॉप मतलब सेकेंडरी क्रॉप। अभी नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। अभी जब बड़े से एरिया में बस एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो हो जाता है, ग्रो किया जाता है, इसको बोलेंगे प्लांटेशन। मतलब सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल टी प्लांटेशन हो सकता है, कॉफी प्लांटेशन हो सकता है, रबर प्लांटेशन हो सकता है। द प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये जो प्लांटेशन में जो टी है, ये कॉफी है, क्या होता है, ये आगे के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है, और ये आगे प्रोसेस होकर क्या फाइनल गुड्स बनता है, और एट फाइनल गुड्स बनने के बाद क्या करते हैं, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यूज हाई लेवल ऑफ इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अभी ये जो प्लांटेशन होते हैं ये सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम है। लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें सबसे ज्यादा लेबर लगते हैं काम करने के लिए। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पढ़ा था, इसमें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी लोग प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये लॉ लगाया गया था, मतलब विदाउट परमिशन वो साइट नहीं छोड़ सकते थे। वो क्यों नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जो प्लांटेशन था ये सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम था, अगर लेबर नहीं रहेंगे तो प्लांटेशन का काम नहीं होगा। रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन। अभी क्या रीजंस है प्लांटेशन के डेवलपमेंट के लिए, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन। अब ये जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन की वजह से ये बिजनेसमैन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये प्रॉफिट बनाते हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने के लिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो प्लांटेशन गार्डन है उसका जो रास्ता है जिससे इंडस्ट्रीज से कनेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्रीज का जो रास्ता है वो मार्केट से कनेक्ट हो रहा है, ये पूरे नेटवर्क को वो क्या कर रहे हैं, ये पूरे नेटवर्क को अच्छा वेल डेवलप बना रहे हैं। वेल डेवलप मतलब अच्छे रोड सिस्टम या अच्छे सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब जल्दी से जल्दी प्लांटेशन से जो है वो क्रॉप जल्दी इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री से जल्दी मार्केट में उतरे और मार्केट से जल्दी सेल हो, और ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया था, अच्छा एक नेटवर्क डेवलप कर लिया था। इन इंडिया कॉफी, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। अभी इंडिया में ये जो है क्रॉप्स, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जिसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। अभी इंडिया में 3 सीजन है, 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जियाद।
ठीक है। अभी ये जो 3 सीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन रहेंगे, ये बाय हार्ट लर्न कर लो, जिंदगी भर चेंज नहीं होगा। अभी रबी सीजन है, इसको सो कब किया जाता है, मतलब उसके जो सीड्स है उनको, ये जो बीज है वो जमीन में कब डाले जाते हैं, अक्टूबर दिसंबर के मंथ में, मतलब ठंडी में डाले जाते हैं। उसके बाद जैद है, ये कब सो किया जाता है, मार्च में। खरीफ जो है ये मई जुलाई में डाला मतलब किया जाता है, मतलब ये कब हो रहा है, ये समर में हो रहा है। और ये है कब हो रहा है, रबी विंटर में हो रहा है। अभी ये जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब क्या, जब जो क्रॉप्स अच्छी से ग्रो हो गए अभी उसको काटना है और बाहर मार्केट में उसको सेल करना है, उसको हार्वेस्ट बोला जाता है। हार्वेस्ट उसका अप्रैल में हो रहा है, मतलब अक्टूबर दिसंबर में उसका सोइंग हो रहा है और अप्रैल जून में उसका हार्वेस्ट हो रहा है। इसका मार्च में हो रहा है, मार्च टू जून है, और मई जुलाई से ये सितंबर अक्टूबर है। और कौन से क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, रबी क्रॉप जो है ये वीट बार्ले है। इसके बाद जो जैद क्रॉप है इसमें मेजोरिटी ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, तो वाटरमेलन कुकुम्बर है। जो खरीफ क्रॉप है ये इसमें आ जाते हैं पैडी और मेज। पैडी मतलब राइस। पहला है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स इसका सोइंग टाइम देखा था, विंटर में होता है अक्टूबर से दिसंबर में, और इसका हार्वेस्ट कब होता है, समर में होता है, मतलब अप्रैल से जून में। अब इसमें मेजर क्रॉप्स कौन से आएंगे, वीट आएगा, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब का फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। ये वीट है, ठीक है, ये चिकपीस, मस्टर्ड, ये सब कौन से क्रॉप्स है, ये रबी क्रॉप्स है। अवेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। अवेबिलिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। अगर विंटर मंथ्स में अगर थोड़ी बहुत बारिश मिल जाती है ये क्रॉप्स को, तो ये क्रॉप्स जो है ये अच्छे से ग्रो होते हैं। ग्रो इन पंजाब, अभी ये जो स्टेट्स हैं ये कौन से स्टेट्स में ग्रो हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेवोल्यूशन रन किया था। इसमें सब फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है, फार्मर्स को मशीन्स प्रोवाइड किए थे, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद फार्मर्स को अच्छा इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था, जिससे क्या हो गया कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, कम टाइम में ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसको ये सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। Success of the green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of rabi crops in these regions. अभी green revolution की वजह से क्या होने लग गया कि ये पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज में ये रबी क्रॉप ज्यादा अच्छे से ग्रो हुए। खरीफ क्रॉप, अभी ये जो खरीफ क्रॉप है इसमें सोन टाइम देखा था, जो मानसून है मई से जुलाई में, ठीक है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर है। मैंने पहले ही बताया ये जो है सीजन बाय हार्ट लर्न कर लो, ये जिंदगी भर चेंज नहीं होगा। अब इसमें मेजर क्रॉप्स कौन से राइस है, मेज है, जवार, बाजरा, मूंग, तूर, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब कौन से क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप है। मतलब ये कब सो किए जाते हैं, ये सो मानसून में किए जाते हैं और हार्वेस्ट समर में किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, अभी राइस ग्रोइंग, यहाँ पे ध्यान दो, राइस जो होता है ये सबसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसको सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो ऐसी जगह पे राइस ग्रो होगा जहां पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। उसके बाद जो कौन से है, आसाम है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। मॉनसून ड्राम का जो एरिया है उसमें वर्ल्ड, मॉनसून ड्राम जो नॉर्थ ईस्ट में है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वहां पे गिरती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट मतलब ये अगर इंडिया है तो इंडिया का ये जो महाराष्ट्र का ये जो पूरा कोस्ट होता है वेस्टर्न घाट का, उसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है, अलॉन्ग विद द यूपी एंड बिहार। इन द स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन। अभी ये जो पैडी मतलब राइस है, ये राइस के ही 3 अलग अलग वेराइएंट्स है, ठीक है। अभी जो ऊस है वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है, ये आसाम में ग्रो हो रहा है। अमन है ये कहाँ पे ग्रो हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में ग्रो हो रहा है। और बोरो जो है ये राइस का जो एक टाइप है वो उड़ीसा में ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये सब है खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है जैद क्रॉप्स। ये जैद क्रॉप जो होता है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप देयर इज अ सीजन, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद क्रॉप। अभी रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है, इसको क्या बोलेंगे, जैद सीजन बोलेंगे। अभी ये सोन टाइम कब है इसका, बिटवीन रबी एंड सीजन मतलब मार्च और जून के बीच में। मेजर क्रॉप्स कौन से, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या, ऐसे क्रॉप्स जो कैटल को खाने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब एक ऐसे ग्रास जो कैटल को, गाय भैंस बकरी को खिलाने के लिए अलग से उसका एग्रीकल्चर किया जाता है, इसको फॉडर क्रॉप्स बोलेंगे।
शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट 11 मंथ्स टू ग्रो। अभी जो शुगर केन होता है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, और वो एक कैश क्रॉप है। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। अभी ये मेजर क्रॉप्स है, राइस के बारे में पढ़ते हैं पहले। राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड मतलब क्या? स्टेपल फूड मतलब जो लोग हैं उनके डाइट में हर रोज ये क्रॉप होता है। राइस हर कोई खाता है, दाल राइस हर कोई सुबह भी खाता है, शाम को भी खाता है, तो ये क्या है? स्टेपल फूड है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है अभी क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब सेकंड रैंकिंग पे है चाइना के बाद। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल ग्रोन विद द हेल्प ऑफ कैनाल इरिगेशन ट्यूबवेल्स। मतलब जहां पे बारिश कम होती है, राजस्थान जैसे एरियाज में कैनल और इरिगेशन सिस्टम से राइस ग्रो किया जाता है। जैसे कि जो इंदिरा कैनल है, इंदिरा कैनल जो है वो राजस्थान में बना है, तो ये इंदिरा कैनल की वजह से राजस्थान में आज राइस ग्रो होता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। अभी जो राइस है वो ऐसी जगह पे ग्रो होगा जहां पे जो रेनफॉल है क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो है, मतलब वो जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, मेघालय, आसाम, ये सब एरियाज में। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज मतलब जो ओशन से सटे हुए जो एरियाज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये डेल्टिक रीजन मतलब रिवर्स की वजह से जो डेल्टा फॉर्म हो जाता है वो वाले एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स मेड पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। ठीक है, अभी इरिगेशन सिस्टम और ये जो ट्यूबवेल्स मतलब जो कुआं होता है, कुआं बनाया जाता है वाटर कलेक्ट करने के लिए, ये जो ट्यूबवेल सिस्टम की वजह से जो राइस में ऐसी जगह पे इंडिया में ऐसी जगह पे राइस ग्रो होना चालू हो गया जहां पे पानी बहुत कम हुआ करता था। अभी राइस के लिए कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब राइस ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहले तो टेम्परेचर उसको चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट इन एयर। ठीक है, वाटर कंटेंट इन एयर। और एनुअल रेनफॉल मतलब साल में ईयरली रेनफॉल कितना चाहिए? ईयरली रेनफॉल चाहिए उसको 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, तभी राइस अच्छी से ग्रो हो सकता है। अब ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, ये आप लोग देख सकते हो, जहां पे बारिश ज्यादा होगी ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट होंगे। ठीक है, तो ये है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। वीट रबी क्रॉप। अभी वीट के बारे में देखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। वीट जो है ये भी सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मेन फूड क्रॉप मतलब ये जो पंजाब हरियाणा का जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट ग्रो होता है। वीट ग्रोइंग जोन है गंगा सतलज प्लेन है और ब्लैक सॉइल का जो रीजन है, डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है वहां पे वीट ज्यादा ग्रो होता है। और गंगा सतलज प्लेन मतलब गंगा जहां से बहती है और सतलज का जो पूरा जो डेल्टा फॉर्म होता है, पानी वहां जहां से मिलता है वहां पे ये वीट ज्यादा अच्छी से ग्रो होता है। मतलब यूपी बिहार के जो एरियाज है वहां पे ग्रो होता है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम में ये जो क्रॉप्स है उसके क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर 3 मार्कर आएंगे। अगर आपको एमसीक्यू में ये याद नहीं आ रहा है कि कौन से स्टेट्स में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है, ये स्टेट्स तो हर क्रॉप ग्रो करते ही है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो जय माता दी करके ये तुक्का आप मार के आ सकते हो। अभी वीट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब एक ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए उसको। ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब अच्छी कड़ाके की धूप चाहिए, मतलब ज्यादा धूप भी नहीं और कम धूप भी नहीं। एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, धूप कब चाहिए? जब वो जो क्रॉप है वो अच्छी से ग्रो हो रहा है, जब राइप हो रहा है तब चाहिए। एनुअल रेनफॉल इसको कब चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर्स का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा नहीं कि एक ही हफ्ते में पूरा बारिश आ गया 50 to 75 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। पूरा जो क्रॉप ग्रो करने का जो पूरा टेन्योर है वो टेन्योर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 50 to 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। अभी नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स आर द हाईली वैराइड ग्रुप्स ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रास। जो मिलेट्स होते हैं इसको स्मॉल सीडेड ग्रासेस भी बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज अ सीरियल क्रॉप और अ ग्रेन फॉर द फॉडर एंड ह्यूमन फूड। अभी इंपॉर्टेंट मिलेट्स कौन से हैं? जवार, रागी और बाजरा। इसका डिफरेंस हम आगे देखने वाले। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। अभी ये जो मिलेट्स होते हैं इसको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है और इनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है मिलेट्स की। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जवार द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब सबसे ज्यादा ग्रो किया जाने वाला कौन सा है? जवार है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप ग्रोन मोस्टली इन द मॉइस्ट एरियाज दैट हार्डली नीड्स इरिगेशन। मतलब ये जो क्रॉप है ये बारिश की वजह से आने वाला क्रॉप है और हार्डली इरिगेशन वहां पे लगता है। कौन से स्टेट्स है इसमें? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल ऑन अ सैंडी सॉइल। अभी जो सैंडी सॉइल होती है वहां पे बाजरा अच्छे से ग्रो होता है। सैंडी मतलब ऐसी सॉइल जो उसको जो हाथ में लो तो उसके और ज्यादा टुकड़े होते जाते हैं या और ज्यादा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सैंडी सॉइल बोला जाता है। एंड शैलो ब्लैक सॉइल। कौन से स्टेट्स में ग्रो हो रहा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अभी नेक्स्ट है रागी। रागी इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज ड्राई रीजन्स क्रॉप्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड। अभी ये जो रागी है ये कौन से क्रॉप में ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है, कौन से सॉइल पे ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स में। कौन से स्टेट्स है इसमें? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो सिक्किम जो स्टेट है, सिक्किम इज द फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट मतलब सिक्किम ऐसा स्टेट है जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, वो फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इंडिया का ओनली स्टेट है। मेज, नेक्स्ट क्रॉप है मेज। क्रॉप यूज बोथ एज अ फूड एंड अ फॉडर। अभी ये जो मेज है, मेज ऐसा क्रॉप है जो एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमंस भी खाते हैं, ठीक है। इट इज फूड फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो एंड एनिमल्स, फॉडर फॉर एनिमल्स ऑल्सो। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन ऑल्सो। अभी ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि अगर रबी क्रॉप है तो रबी सीजन में ही ग्रो होंगे, अगर खरीफ क्रॉप है तो खरीफ सीजन में ही ग्रो होंगे। अलग अलग एरियाज में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेचुरल कंडीशन के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। अभी ये बिहार में ये मेज जो है भले ही खरीफ क्रॉप है पर ये बिहार में जो रबी सीजन में भी ग्रो होता है, ठीक है। मॉडर्न इनपुट्स कंट्रीब्यूटेड टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ मेज। मतलब मॉडर्न इनपुट्स मतलब जो मॉडर्न तरीके, जो मॉडर्न इरिगेशन है, मॉडर्न सीड्स है, उसके वजह से क्या हो गया, मेज का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। अभी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? एक है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना। ये सब क्या है? मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। अब ये मेज ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? टेम्परेचर उसको 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल है वो 50 टू 100 सेंटीमीटर्स का चाहिए। एंड इट ग्रोज वेल इन द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जो रिवर्स की वजह से बनती है या रिवर्स से आती है, ठीक है, उसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है ये पल्सेस सबसे ज्यादा ग्रो भी करता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, यूज भी करता है। अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। अब ये जो पल्सेस होता है इससे सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने क्या खाना चाहिए? दाल खानी चाहिए, जिससे क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे। नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव ओनली इन द ड्राई कंडीशन। अभी ये जो पल्सेस होते हैं उसको ग्रो करने के लिए ड्राई कंडीशन ही चाहिए होती है। मेजर पल्स कौन से? उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। अभी कौन से स्टेट्स में ग्रो हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अगर ये क्रॉप्स पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये क्रॉप्स पे 2 मार्कर 3 मार्कर आ सकता है। तो इसमें आपको कंपलसरी क्या लिखना है? पहले तो क्रॉप की इंफॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। कौन सा क्रॉप है इंडिया में, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कि नहीं, कंज्यूमर क्या है, वो सब लिखना है। उसके बाद जो है कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स कौन से हैं, ये सब आपको क्या करना है? इन डिटेल में 2 मार्कर के लिए, 3 मार्कर के लिए हर चीजें लिखनी है। अभी ये होती है अलग अलग टाइप्स की दाल, ठीक है। सब लोगों को पता होना चाहिए कौन सी दाल कौन से कलर की होती है। जो मूंग दाल है वो येलो कलर की होती है, ठीक है। चना दाल है वो भी येलोइश कलर की होती है, थोड़ी सी ऑरेंज दिखती है। रेड लैंटिल है, मसूर दाल है, ये तो पूरी ऑरेंज दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूंग दाल है, उड़द दाल है, उड़द अक्खा दाल है, फिर उड़द दाल है, रेड बीन्स, सोया बीन्स, ये क्या है? सब पल्सेस है। लेगुमिनस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लांट्स इन द लेगम फैमिली विच इंक्लूड द प्लांट दैट प्रोड्यूस बीन्स। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीन्स प्रोड्यूस करते हैं, बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट आहार हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। अभी जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना एक क्रॉप, पहले राइस ग्रो करेंगे। अभी राइस का एक सीजन होने के बाद वो क्या ग्रो करते हैं? वो लेगम्स ग्रो करते हैं। लेगम्स ऐसे क्रॉप्स है वो क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए रोटेशन में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेशन में राइस अगर ग्रो हो गया उसके बाद लेगम्स ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद वापस वीट ग्रो करते हैं, वीट के बाद वापस लेगम्स ग्रो करते हैं, जिससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिगेन हो जाती है और वापस क्रॉपिंग सीजन, और लेगम्स भी बेच के पैसा भी मिलता है, फिर वापस दूसरा क्रॉप सीजन करने के लिए वो वापस फ्री हो जाते हैं। Therefore they are mostly grown in rotation with the other crops। इसलिए ये जो क्रॉप्स होते हैं वो रोटेशन में ग्रो होते हैं। फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स। अभी पहला है शुगर केन। अभी ये जो शुगर केन है, शुगर केन से क्या क्या प्रोड्यूस होता है? शुगर केन से पहले तो शुगर मिलता है, ठीक है। शुगर केन से शुगर मिलता है, शुगर के बाद शुगर केन से जैगरी मिलता है, गुड़, ठीक है।
जैगरी के बाद इससे मोलासिस मिलता है, मोलासिस के बाद इससे लीकर भी बनाया जाता है, ठीक है। लीकर के बाद जो शुगर केन होता है, शुगर केन से और इथेनॉल भी बनाया जाता है। इथेनॉल जो होता है ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज होता है और इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। अभी जो शुगर केन है ये क्या है, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अभी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब क्या, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो हाफ से डिवाइडेड है इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है इसको ट्रॉपिकल एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है। सब ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के ये और थोड़े से और पास वाला जो एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो शुगर केन है ये ट्रॉपिकल में भी ग्रो हो रहा है और सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खांडसारी एंड मोलासिस। खांडसारी एक शुगर होता है जिसमें केमिकल्स नहीं डाले जाते। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन से शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अभी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये क्रॉप्स ग्रो होने के लिए पहले तो क्लाइमेट ग्रो वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब इसको अच्छी गर्मी चाहिए होती है, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्रीज चाहिए होता है, बारिश जो होती है 75 to 100 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। और इरिगेशन, अगर जहां पे बारिश नहीं हो रही तो इरिगेशन थ्रू भी क्या कर सकते हैं, शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन द रेप सीड्स प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अभी इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। ये 2016 का डेटा दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर इससे रिसेंट कोई डेटा दिया है तो आप वो रेफर कर सकते हो। कवर्स अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, मतलब इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड पे जितना भी एग्रीकल्चर होता है उसका 12% कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, ऑयल सीड्स का क्रॉप ग्रो किया जाता है। अभी मेन ऑयल सीड्स कौन से, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम ऑयल, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं, ऑयल के टाइप्स होते हैं, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल्स एंड यूज एज अ कुकिंग मीडियम्स। अभी बहुत सारे ये जो ऑयल्स होते हैं ये एडिबल्स होते हैं। एडिबल्स मतलब इसको ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमंस कैन कंज्यूम, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला था, एडिबल ऑयल्स, ठीक है। तो कुकिंग के लिए यूज होंगे। और बाकी सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सोप प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक्स बिजनेस। अभी सोप प्रोडक्शन में भी यूज होगा, कॉस्मेटिक्स में भी ऑयल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। अभी जो ग्राउंडनट है ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ सीजन में ग्रो होता है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द कंट्री। मतलब सबसे ज्यादा जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ग्राउंडनट में से किया जाता है, ठीक है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। इंडिया जो है ये ग्राउंडनट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, 2016 का डेटा दिया हुआ है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। अभी इंडिया में भी अगर कोई स्टेट है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है ये 2016-17 का डेटा दिया है। गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है। अभी ये लैंसिड, मस्टर्ड, सीसम और कैस्टर सीड, इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो मैंने ज्यादा कवर नहीं किया है। दे आर रबी क्रॉप्स, ठीक है। सीसम जो है ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। जो सीसम है नॉर्थ इंडिया में ये है, नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में ये क्या है, साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद कर लेना। जो कैस्टर सीड्स है दे ग्रो बोथ इन द रबी सीजन एंड खरीफ सीजन, मतलब ये भी क्रॉप क्या है, दोनों सीजन में अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट है टी। टी जो चाय है हम लोग पीते हैं, ये हमारा फेवरेट ड्रिंक है इंडिया का। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अभी ये जो टी है ये प्लांटेशन में सबसे ज्यादा बड़े से बड़े एरिया में ये एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है। एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। अभी ये इंडिया में ये टी क्रॉप कैसे है, ब्रिटिशर्स की वजह से है। ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये टी की खेती करते थे, उसको सेल करते थे। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। पर आज जो है ये टी प्लांटेशन कौन वो करता है इंडिया में, इंडियंस ही ओन करते हैं। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। और 2016 में चाइना के बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्रोड्यूस करता है टी है तो वो इंडिया है। ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मैंने बताया था, ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर, इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है वहां पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स बोले जाते हैं। अभी ये जो टी है इसको डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल एंड रिच इन ह्यूमस, ऐसे सॉइल चाहिए होती है। डीप मतलब जो ज्यादा डीप तक है, फर्टाइल मतलब अच्छी उसकी क्वालिटी है, वेल ड्रेन मतलब पानी जिससे अच्छे से पास होता है, रिच इन ह्यूमस मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा है। ऐसे ही सॉइल में टी जो है वो अच्छी से ग्रो होता है। नीड वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट। फ्रोस्ट फ्री मतलब जो बर्फ होता है, बर्फ, ठीक है। फ्रोस्ट फ्री मतलब बिना बर्फ वाले उसको डेज चाहिए थ्रू आउट द ईयर, मतलब बर्फ नहीं होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए पर बर्फ नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर। फ्रीक्वेंट शावर्स मतलब क्या,
छोटा सा जो रेनफॉल है, मतलब जो शावर्स होते हैं बस रेनफॉल की, थोड़ा सा पानी वगैरह आता रहता है बारिश से, तो वो उसको रेनफॉल चाहिए। टी इज द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अभी मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट तो है, आसाम है, दार्जिलिंग मतलब ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो जाता है, केरला, तमिलनाडु, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब एरियाज में टी ग्रो होता है। नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी जो है, इंडियन कॉफी इज ऑल्सो नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिक वेराइटी फ्रॉम यमन प्रोड्यूस्ड। अभी इंडिया में जो कॉफी प्रोड्यूस होती है वो यमन से लाई हुई वैरायटी यूज होती है, प्रोड्यूस होती है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। मतलब कॉफी जो होता है ये बस 3 स्टेट्स में ही ग्रो होता है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है इसमें फ्रूट्स ग्रो होते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। तो 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अभी जो हॉर्टिकल्चर है इसमें इंडिया जो है चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। इंडिया प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट मतलब एक जो यूरोप में जो क्लाइमेट होता है उसको टेम्परेट क्लाइमेट बोला जाता है, और यूरोप में जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो इंडिया में ग्रो हो जाते हैं। इसलिए इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो होते हैं या टेम्परेट फ्रूट्स या क्रॉप्स होते हैं वो दोनों ग्रो हो जाते हैं। इंडिया इज द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। मैंगोज। अभी जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स इंडिया के कौन से स्टेट से कौन से फ्रूट्स आते हैं? मैंगोज फ्रॉम महाराष्ट्र। मैंगो जो है महाराष्ट्र में हापुस आंबा है वो कोंकण एरिया से आता है, वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से मैंगो ग्रो होते हैं। ऑरेंजेस जो होते हैं ये नागपुर सिटी, उसको सिटी ऑफ ऑरेंज भी बोला जाता है। चेरापूंजी है, यहाँ पे भी ऑरेंजेस ग्रो होते हैं। अभी जो केरला है वहां पे बनाना ग्रो होता है, केरला, मिजोरम। और महाराष्ट्र में स्पेसिफिक कौन से स्टेट में ग्रो होते हैं? जलगांव में, ठीक है, जलगांव में ग्रो होते हैं। एंड तमिलनाडु। लीची और गोवा है वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में ग्रो होता है। पाइनएप्पल्स जो होते हैं वो मेघालय में, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। जो ग्रेप्स होते हैं ये ग्रेप्स से वाइन भी बनाई जाती है, जो नासिक में सुला वाइन एड्स। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड। ये सब ग्रो अपने अलग अलग स्टेट्स में फ्रूट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है रबर। अभी रबर जो है ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब जो अर्थ है इक्वेटर के, इक्वेटर पे जो एरियाज है वहीं पे ये रबर क्या होता है? ग्रो होता है। इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर मॉइस्ट, मतलब कैसा एरिया चाहिए? जहाँ पे मॉइस्ट मतलब फॉग होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब एयर में क्या होना चाहिए? वाटर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, वाटर कंटेंट। एक मिनट, वाटर कंटेंट। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अभी रबर जो होता है, रबर से बहुत सारी चीजें बनती है। रबर से टायर्स बनते हैं, रबर से इंडस्ट्रीज में, मशीन्स में रबर यूज होता है, हर जगह पे रबर यूज होता है, ठीक है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये जो स्टेट्स है ये याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। अभी ये जो फाइबर क्रॉप्स है, पहला आ जाता है कॉटन, दूसरा है हेम्प, जूट और जो सिल्क। अभी ये जो तीनों क्रॉप है, हेम्प, जूट और ये, दे आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। मतलब ये क्रॉप से आते हैं। और ये जो सिल्क है ये कुकुन से आता है, ये सिल्क वॉर्म से आता है। वो जो एनिमल होता है सिल्क वॉर्म, यहाँ पे उसका फोटो दिया हुआ है, ये सिल्क वॉर्म होती है। ये इससे सिल्क जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, डिराइव फ्रॉम द क्रॉप। और ये जो फाइबर क्रॉप से कॉटन, हेम्प, जूट और सिल्क। अभी ये जो सेरिकल्चर है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर। अभी ये जो सिल्क होते हैं ये वॉर्म्स होते हैं, ये उनके डिफेंस में, अगर इनको तुम हमला करने जाओ तो उनके डिफेंस में ये क्या रिलीज करते हैं? ये सिल्क रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसी सिल्क का क्या किया जाता है? रियरिंग किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसका आगे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया इज टू बी बिलीव्ड द ओरिजिनल ऑफ। इंडिया एंशिएंट इंडिया से टेक्सटाइल बिजनेस के लिए बहुत फेमस है। टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो इंडिया में पहले से चलता रहा है। इंडिया वर्ल्ड में फेमस था अपने टेक्सटाइल के लिए। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब ये जो कॉटन है ये कौन सी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहां पे शर्ट बनते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। In 2016, India was the second largest producer of cotton after China. मतलब चाइना के बाद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कोई है तो वो क्या है? इंडिया है, ठीक है। इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये जो कॉटन है क्या है? खरीफ क्रॉप है। अभी कॉटन ग्रो करने के लिए कौन से रिक्वायरमेंट होती है?
ड्रायर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए, ज्यादा धूप होनी चाहिए, ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, और डेक्कन प्लेटू में ग्रो होता है। मतलब ये अगर इंडिया है तो इंडिया का जो ये मिडिल पार्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होता है। यहाँ पे उसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, लाइट रेनफॉल भी चाहिए, हल्का हल्का बारिश भी चाहिए। 6 to 8 मंथ्स उसको मैच्योर होने में लगते हैं, ये क्रॉप्स ग्रो होने में लगते हैं। और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, फ्रोस्ट फ्री मतलब वहां पे स्नो नहीं गिरना चाहिए, मतलब 210 डेज उसको ऐसे चाहिए जहां पे अच्छी बारिश होनी चाहिए, स्नो नहीं होना चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ, मतलब अच्छी कड़ाके की धूप चाहिए। अभी कौन से स्टेट्स में ग्रो हो रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन फाइबर ग्रोज वेल इन अ वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन मतलब ऐसी सॉइल जिससे पानी अच्छी से पास होता है, एंड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। अभी कौन से स्टेट्स में ग्रो हो रहा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय। लूजिंग इट्स मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर। अभी जो सिंथेटिक फाइबर जब से इन्वेंट हो गया तो ये जूट का जो मार्केट है वो मार्केट पूरे गिरने लग गया था। क्यों? क्योंकि जूट जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था और सिंथेटिक फाइबर उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता होता था। तो इसीलिए जो जूट है ये सबसे ज्यादा पैकिंग के लिए, मटेरियल के लिए यूज होता है, बिकॉज ऑफ इट हायर कॉस्ट, उसकी ज्यादा कॉस्ट की वजह से। अभी इसके रिक्वायरमेंट क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, मतलब इसको ज्यादा हीट चाहिए तभी ये जूट अच्छी से ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी क्या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इंडिया ने किया अपना एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए? एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस पे डिपेंडेंट है? वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में इन्वेंशंस लाने पड़ेंगे, नए नए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा वहीं पे काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर यूज ऑफ लैंड ऑब्स्ट्रक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मोस्ट फार्मर्स स्टिल डिपेंड अपॉन द नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। मतलब आज भी कुछ ऐसे स्टेट्स है जो क्या है, जो बैकवर्ड टेक्निक्स एग्रीकल्चर की यूज करते हैं, ठीक है, उनके पास अच्छे मशीन्स नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया जहां पे एग्रीकल्चर होता है वो बहुत बैकवर्ड तरीके से होता है, ठीक है। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एग्रीकल्चर के लिए काम कर पाए, जिससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो कम हो रहा है। In spite of the development of the sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still dependent upon the monsoon। भले ही irrigation system इंडिया में डेवलप हो गया है, पर फिर भी लोग आज किस पे डिपेंडेंट है? बारिश पे, रेन पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है, जो एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस बना देता है। एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। तो इंडिया में ये सबसे क्या बड़ा हो जाता है? ये सीरियस चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। After independence, major institutional reforms such as collectivization, consolidation of holding, cooperation and mobility of zamindar etc. were given priority। अभी इंडिया को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया ने सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, और एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो लोगों की फूड सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करेंगे? फूड सिक्योरिटी मतलब अगर इंडिया में भूखमरी होने लग गई तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग पे काम किया। कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या? जैसे इंडिया में प्रॉब्लम है, जो फादर की जो जमीन है वो और बच्चों में बढ़ जाती है, तो वो जो 5 एकड़ का जो एग्जाम्पल दिया था, 5 एकड़ 0.5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोग जितने भी गाँव में, अगर एक विलेज है, एक विलेज में जितने भी फार्मर्स है उन्होंने क्या करना है, अपना एक पैच ऑफ लैंड सबको यूनाइट करना है। यूनाइट करने के बाद फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ी जमीन मिलेगी, उसके ऊपर अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होंगे और मॉडर्न टेक्निक्स भी, मशीन्स भी यूज कर पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑन आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी लैंड रिफॉर्म मतलब क्या? इंडिया में जो लैंड होती थी वो जमींदार लोगों ने ज्यादा एक्वायर करके रखी थी, ज्यादा लोग जो थे वो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे। तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट ईयर 5 प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज ऑलरेडी लीड टू द फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड मतलब जो लैंड थी वो बहुत सारे इसमें लोगों में बंटने लग गई थी। नेसेसिटी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनेक्टेड बट द इंप्लीमेंटेशन वाज लैकिंग। पर भले ही इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स एनेक्ट किए, लैंड रिफॉर्म्स लाए इंडिया में, पर वो लैंड रिफॉर्म का जो इफेक्ट है वो इंडिया में ज्यादा देखने को नहीं मिला। फिर भी आज बहुत लोग ऐसे जिनके पास बहुत 500,000 एकड़ में जमीन होती है। Agriculture reform. The government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve the Indian agriculture in 1960s and 70s। अभी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए 2 अलग अलग रेवोल्यूशन हुए, ठीक है।
अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये एग्रीकल्चर में मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रेवोल्यूशन था, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन था ये मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने बताया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाई थी, ठीक है, सीड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए थे, जिससे क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वो डबल हो गया। अभी व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। लार्जेस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क कोई प्रोड्यूस करता है तो वो कौन करता है, इंडिया करता है। इंडिया में कैटल भी बहुत ज्यादा है, गाय भैंस बकरी। अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अभी गवर्नमेंट ने और दूसरे स्टेप्स क्या लिए, ठीक है। उसके पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का देखते हैं आउटकम क्या था। आउटकम, ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन रन तो हुए, पर 1960s की हम जब बात करेंगे, 1960s की जब हम बात करते हैं, 1960s में, एक मिनट, जब हम 1960s की जब बात करते हैं, 1960s में इंडिया के पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, इंडिया ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं हुआ करता था। तो इंडिया ने क्या प्लान बनाया कि जो भी स्टेट्स पहले से ठीक ठाक डेवलप्ड है, वहीं पे उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब क्या हो जाता कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना उनका क्या था, एम था। तो जो स्टेट्स पहले से डेवलप है उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया, और जो स्टेट्स बैकवर्ड है उनको बैकवर्ड ही रहने दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन का जो पहला फेज था वो फोकस करता है कुछ डेवलप्ड स्टेट्स पे। फिर जो सेकेंड जो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सेकेंड फेज होता है उसके बाद दूसरे जो स्टेट होते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। In the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated that included both institutional and technical reforms. ठीक है, तो 1980s और 1990 के बाद इंडिया में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स कर दिए गए। मतलब एग्रीकल्चर के लिए अलग से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो एग्रीकल्चर का काम करेगा, एग्रीकल्चर के बारे में इंडिया में सोचेगा, ठीक है। अभी और अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या लिए, प्रोविजन फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई भी क्रॉप है, ड्रॉट्स की वजह से खराब हो जाता है, फ्लड्स की वजह से खराब हो जाता है, साइक्लोन की वजह से खराब हो जाता है, या डिजीज की वजह से खराब हो जाता है, तो बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या देगी, लोगों को भरपाई देगी, या उसको जो मनी है उसको रीपे कर देगी फार्मर्स को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक्स। अभी जो ग्रामीण बैंक्स होते थे ये रूरल एरियाज में बैंक्स बनते थे। अभी जो पहले के जो बैंक्स होते थे ये बैंक्स फार्मर्स को लोन नहीं देते थे, ये ऐसे ही लोगों को लोन देते थे जो ज्यादा पैसा ले और बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे उनको ही लोन देते थे, पर जो फार्मर्स होते थे उनको लोन नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ग्रामीण बैंक्स फार्मर्स के लिए बनाए। मतलब अभी ये जो ग्रामीण बैंक है फार्मर्स को लोन देंगे और फार्मर्स अपना लोन लेके अपना क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होती है, एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, वो अपने साथ अपने रिसोर्सेस लेके आते हैं, और वो रिसोर्सेज लेके अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। उसका कोई पर्पस हो सकता है, वो भले बैंक का पर्पस हो सकता है, इंडस्ट्री का पर्पस हो सकता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है अमूल, जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये गुजरात के फार्मर्स की कंपनी है, ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है ये गुजरात के फार्मर्स को उसका शेयर जाता है, ठीक है। बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। अभी जो बाकी के भी बैंक्स थे गवर्नमेंट ने उनको कंपल्सरी कर दिया कि आपने क्या करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कम इंटरेस्ट में फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने और क्या क्या इनिशिएटिव ले, प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टीवी। फार्मर्स को रेडियो और टीवी पे समझाया गया कि एग्रीकल्चर कैसे करना चाहिए, नए नए टेक्निक्स उनको रेडियो पे टीवी पे इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे फार्मर क्या होते खुद को एजुकेट कर लेते। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड होता है जो तुम आज पैसे, क्रेडिट कार्ड के आज जो पैसे होते हैं, मनी आज यूज करते हैं, पर उसका जो पेमेंट होता है वो फ्यूचर में करते हो, ठीक है। तो फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए भी अलग से किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। मतलब अगर एक क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है, अगर उसकी लिमिट 50,000 है, 50,000 की लिमिट है, तो ये जो फार्मर्स है क्या कर सकते हैं, 50,000 तक जो पैसा है वो यूज कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स परचेस कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, मशीन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और जो बाद में उनका क्रॉप ग्रो होने के बाद वो पैसा वापस रीपे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मतलब अगर फार्मर का ड्यूरिंग द फार्मिंग एक्टिविटी कोई डेथ हो जाती है किसी फार्मर की, तो उसके लिए वो क्या प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे उसके फैमिली मेंबर्स को। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एमएसपी। इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उनका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं उनसे जो क्रॉप्स होते हैं वो एक रेट पे परचेस करता है, उसी को रेट को क्या बोला जाता है, एमएसपी बोला जाता है।
अभी जो एमएसपी होता है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि एमएसपी में जो राइस है, एमएसपी में जो राइस है वो हम अभी फार्मर से कितने में परचेस कर रहे हैं, 50 रुपीज पर किलो में परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इंडिया में कोई भी फार्मर किसी भी एजेंट को 50 रुपए किलो से कम में सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक बार सेटअप कर दी है, एक बैरियर सेटअप कर देती है, जिससे नीचे फार्मर्स को पे कोई नहीं करेगा, उसके ऊपर ही पे करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट है भूदान एंड ग्रामदान। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ विनोबा भावे। अब ये जो श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे, उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो जमीन थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी 80 लैंडलेस विलेजर्स में। इसी को क्या बोला जाता है, भूदान बोला जाता है, ठीक है। जो अपनी जो जमीन है 80 एकड़ जमीन उन्होंने लैंडलेस लोगों में दान कर दी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस। अभी ये जो लोग हैं, जमींदार लोग होते थे ब्रिटिश एरा में, जिनके पास बहुत जमीन होती थी, उन्होंने क्या कर दिया, गांव के गांव ही लोगों को डोनेट कर दिया, लैंडलेस लोगों को डोनेट कर दिया। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रामदान बोला जाता है। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इज नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एज अ टोटल चेंज केम विदाउट ब्लडशेड। अभी ये जो भूदान ग्रामदान, ये मूवमेंट को एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला जाता है। मतलब जो जमीन के लिए लोग अपना खून भी बहा देते, वो बिना खून बहाए लोगों में क्या हो गई, लोगों में वो जमीन आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अभी 2010 में ओनली 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स काम कर रहा है। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 52% किस में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भले ही 52% लोग काम कर रहे हैं, पर इसका जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। ये इंडिया में ये बहुत सीरियस इशू है। अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंडिया में पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है। इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे लैब्स होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है, फार्मर्स की जो सॉइल होती है ये लोग टेस्ट करते हैं। और इंडिया में जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं ये ICAR लेके आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। अभी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बना रहा है। यूनिवर्सिटीज मतलब जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, वहाँ पे कॉलेजेस होंगे, बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, एग्रीकल्चर के नए नए जो चीजें होंगी उनको वहाँ पे सिखाया जाएगा। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी होंगे, मतलब जो एनिमल होते हैं, जो हाई क्वालिटी के जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग की जाती है, वो भी सेंटर्स गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्ट। अभी इंडिया का जो इसरो है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने सैटेलाइट भेजता है। अब ये सैटेलाइट की वजह से हम अब क्या कर सकते हैं, वेदर का अंदाजा लगा सकते हैं, कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी। तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये क्या देता है, वेदर फोरकास्ट देता है कि ये महीने में ज्यादा बारिश होगी, कल बारिश होगी, ये हफ्ते में ज्यादा बारिश होगी। तो इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा हेल्प हो जाती है फार्मर्स को। नेक्स्ट है अभी इंडिया का ये दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ये चार्ट दिया हुआ है जो एग्रीकल्चर, ये अलग अलग ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। 2013-14 का डेटा है, 14-15 का डेटा है, 15-16 का डेटा है, और इसमें 3 सेक्टर्स दिए हुए, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अभी कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी 2013-14 में एग्रीकल्चर बस 4.2 जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री 5 कर रहा है, और सर्विस सेक्टर जो है वो 7.8 कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में भले ही 52% जनता है, 52% पॉपुलेशन काम कर रही है, पर फिर भी उसमें आउटपुट कितना निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है। मतलब लोगों की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर है जिसमें बहुत कम लोग काम करते हैं वो सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, ठीक है। 14-15 का जो डेटा है उसमें तो सीधा एग्रीकल्चर है -2 में चलेगा, जो सर्विस सेक्टर है 10.3 में चलेगा। ये जो सर्विस सेक्टर होता है, ये सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लोग ज्यादा होते हैं, नॉलेजेबल पीपल ज्यादा होते हैं, तो उसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है। 15-16 में एग्रीकल्चर 1.1 है, जो सर्विस सेक्टर है 9.2 है, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में हो रहा है। अभी मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स। अभी इंडियन फार्मर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए भी है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज भी है। अभी ये जो यूरोपियन कंट्रीज है या यूएसए, ये एडवांस कंट्रीज है, इंडिया से बहुत ज्यादा रिचर कंट्रीज है। तो ये कंट्रीज क्या करते हैं, अपने फार्मर्स को बहुत सारा पैसा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो फार्मर्स है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और जो मार्केट में जो गुड सेल करते हैं वो बहुत लो प्राइसेस में गुड सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनका, वो गवर्नमेंट उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जब गुड्स जब इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, तो इंडिया के जो गुड्स होते हैं, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, यहाँ पे उनको क्या हो जाता है, बड़ा चैलेंज हो जाता है, इंडियन गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव दिखने लग जाते हैं।
रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है, ठीक है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम में थोड़ा सा लैक करता है, पावर सेक्टर, रूरल जो रोड्स है, रोड्स अच्छे नहीं है, मार्केट अच्छी से डेवलप नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीन हर कोई फार्मर यूज नहीं कर रहा है। डिक्रीज सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर्स, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सब्सिडी मतलब डिस्काउंट, सब्सिडी मतलब डिस्काउंट। अभी जो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को दिए जा रहे हैं, तो फार्मर्स को कम पैसे में फर्टिलाइजर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि यूरिया जो होता है ये एग्रीकल्चर लैंड में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज होता है। अभी ये यूरिया अगर मार्केट में ग्रो हो रहा है, ये यूरिया अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल 100 रुपीज केजी है, ठीक है, 100 रुपीज केजी है, पर ये फार्मर्स को 25 रुपीज केजी में ही ये क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो ये 75 रुपीज का क्या हो गया, सीधा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने अभी डिस्काउंट हटा दिया, क्योंकि जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको 25 केजी पे यूरिया मिल रहा है, वो मार्केट में जाके ज्यादा पैसे में वो यूरिया को सेल कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर, ये फार्मर को भी नया प्रॉब्लम होने लग गया। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब क्या, जो बाहर से जो गुड्स आते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, कभी कभी कुछ गुड्स पे टैक्स नहीं इंपोज करता। फॉर एग्जांपल बीच में टोमेटो के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो टोमेटो बाहर से मंगाया जा रहा था, इंपोर्ट हो रहा था टोमेटो, उसके प्राइसेस कम करने थे, तो प्राइसेस टोमेटो बाहर से आ रहा था, प्राइसेस कम कर रहे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई थी। पर इंडिया में जितने भी टोमेटो ग्रोअर्स थे या टोमेटो प्रोड्यूसर फार्मर्स थे, उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट कम कर दिया। अभी गवर्नमेंट को इकोनॉमी भी चलानी होती है, फार्मर्स को भी संभालना होता है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट, अभी जो फार्मिंग है ये सबसे रिस्की बिजनेस हो गया आज के जमाने में, ठीक है, रिस्की बिजनेस हो गया। आज के फार्मर्स को क्या लगता है, ये जो फार्मिंग है कभी ना कभी फेल हो जाता है, फिर मानसून पे चलता है, तो जो फार्मर के जो बच्चे होते हैं वो कभी फार्मिंग नहीं करते, उनको पता होता है फार्मिंग में ज्यादा पैसा भी नहीं आ रहा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्रॉप कभी भी फेल हो जाता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये मैंने इन डिटेल कवर किया है, सब चीजें टेक्स्ट बुक में इंक्लूड की है इसमें। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, बाय।